ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो शो किया, हेलो आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो शो की है स्टैटिस्टिक्स शो की गई हैं कि कितने परसेंट जो पावर जनरेशन है फ्रॉम ईच इंडिविजुअल सोर्सेज से रिड्यूस हुई हैं कि इंक्रीज हुई हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये तो है कि आपकी जो रिन्यूएबल के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज किया जाए। तो अप टू 2008 तक हमने जो जो भी यूरोप के अंदर है रिन्यूएबल सॉरी न्यूक्लियर पावर प्लांट से पावर रिड्यूस हुई है अबाउट 6000 मेगावाट, कोल से अबाउट 11000 मेगावाट एंड फ्रॉम ऑयल टू 13 मेगावाट। अभी भी गैस के ऊपर उनका मेन इन्हिसार है। इसमें पूरे तमाम यूरोपियन कंट्री है इसमें। तो अभी भी यूरोप में गैस के ऊपर पावर ज़्यादा जनरेट की जा रही है, लेकिन इन नियर फ्यूचर आई थिंक विंड वुड बी द मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। सर ये जर्मन की ने नहीं, ये बनाई यूरोप है, स्टैटिस्टिक्स है। इसमें पूरे यूरोप है। ठीक है। और लैंग्वेज कौन सी है सर? एंड ऑब्वियसली डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। अभी भी जो नॉर्दर्न सॉरी ईस्ट साइड के जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ ज़्यादातर गैस से पावर जनरेट हो रही है। सही है सर। तो फॉर एग्जांपल जर्मन्स, डेनमार्क, नेदरलैंड, बेल्जियम्स, तो ये लोग जो है ना ज़्यादा रिन्यूएबल्स की तरफ जा रहे हैं रादर देन सही कह रहे फॉसिल हैं फ्यूल। सर। लैंग्वेज तो जर्मन यूज होगी ना इसमें, ये वर्डिंग। हाँ, ये डाटा जर्मन वेबसाइट से उठाया गया है। जैसे EWE है, जर्मन वेबसाइट है। नहीं, ये तो यूरोप की है, इसमें BWE है जर्मन वेबसाइट। ठीक है। अच्छा, इसमें अगेन कंपैरिजन किया जा सकता है कि इन 1995 में हमारे पास जो थी इंडिविजुअल सोर्सेज वो कौन कौन सी थी जिसमें पावर जनरेट की जाती रही है, और इन कंपेयर टू 2008 में कितनी हुई है। तो अगर आप देखें 1995 में विंड एनर्जी का जो क्या कहते हैं रेशो है या शेयर है, दैट इज़ अबाउट 0%। और इन 2008 में दिस इज़ अबाउट 8%। ठीक है। तो अगेन अगर आप देखा जाए कि ए जो वेट अच्छा जो कोल है एंड गैस है, दैट दे बोथ आर सोर्सेज आर डोमिनेंट। यहाँ पे 29% अबाउट कोल से पावर जनरेट हो रही है और गैस से 22% है। तो अगर आप जो स्टेटिस्टिक्स अगर आप देखेंगे तो आप 2020 का देखेंगे। ठीक है। तो उसमें फिर आप मुझे जो अपनी स्लाइड्स है उसमें बताइएगा कि कितने परसेंट जो है जो शेयर्ड है कोल का, गैस का या हाइड्रो का, उसका इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू विंड एनर्जी। ठीक है। सो हेयर यू हैव टू डू द कंपैरिजन ऑफ एनर्जी जनरेशन। अगेन नाउ आपके पास जो डाटा है यहाँ पे जो विजुलाइज हो रहा है वो वर्ल्ड वाइड हो रहा है। यहाँ पे कंपैरिजन हम कर रहे हैं कि इंडिविजुअल जो कॉन्टिनेंट है, फॉर एग्जांपल अफ्रीका, एशियन, यूरोप, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड पैसिफिक रीजन, तो किस रीजन में सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी की कंट्रीब्यूशन है। अगेन हेयर यूरोप इज़ डोमिनेंट, और सेकंड केस में आपके पास नॉर्थ अमेरिका और एशिया है। अगर एशिया को देखा जाए तो एशिया में भी सबसे ज़्यादा जो इंस्टॉलेशन हो रही है वो आपके चाइना ज़्यादा कर रहा है, चाइनीज़ हैं, जापानीज़ हैं, ये रीजन्स जो हैं ज़्यादा इंस्टॉल कर रहे हैं। इसमें अगेन देखें जो जो लाइट ब्लू कलर है न्यू बाओ का मतलब यहाँ पे है कि न्यू इंस्टॉलेशन, और जो अप टू 2007 में जो इंस्टॉलेशन हो चुकी हैं वो ब्लू कलर से, डार्क ब्लू कलर से रिप्रेजेंट की गई है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एशिया की, तो 2008 ईयर में जो न्यू इंस्टॉलेशन हुई है वो अबाउट 8000 मेगावाट है, और जो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी हैं अप टू 2000 के इन द बिगिनिंग ऑफ 2008 या एट द एंड ऑफ द 2017, दैट वाज अबाउट 24000 मेगावाट। ठीक है, वो अबाउट 24 गीगावाट बनता है। तो इस तरीके से हम स्टैटिस्टिक्स की कंपैरिजन वगैरह भी कर सकते हैं। अगेन नाउ वी कैन एनालाइज पर ईयर में हमारे पास जो न्यू इंस्टॉलेशन कितनी हुई थी और अक्यूमुलेटिवली इंस्टॉलेशन कितनी है।
तो यहाँ पे जो न्यू इंस्टॉलेशन की अगर बात करें तो वो अबाउट, वो आपको ग्रीन बार से नज़र आ रहा है। तो इन 2008 इट इज़ अबाउट 27.11, दिस इज़ 27,000 मेगावाट विच इज़ 27 गीगावाट। तो इंक्रीज हुआ है अबाउट 29% इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू 2007। तो कंपैरिजन में आप परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके और एट द एंड ऑफ 2008 अगर आप देखें, दिस इज फॉर द वर्ल्ड वाइड, तो अबाउट 120 गीगावाट जो है विंड एनर्जी सिस्टम्स के अंदर इनफीड हुई है। Again, you can discuss the statistics in the form of market share. ठीक है कि न्यू इंस्टॉलेशन की मार्केट शेयर्स में उसका क्या रिलेशनशिप है। दिस इज़ अबाउट 2008। तो इसमें ये देख लेंगे 13% जो है रीजन, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं, दिस इज यूनाइटेड स्टेट, और चाइना हैज़ 22% मार्केट शेयर इन 2008 फॉर द विंड टरबाइन। ठीक है ये न्यू इंस्टॉलेशन की बात हो रही थी एंड दिस वाज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। और अगर 2008 में अगर देखें कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टोटल एक्यूमुलेटिवली कितनी हो चुकी है, तो उसमें भी अगर आप ये देखें जो यूनाइटेड स्टेट और जर्मन हैं दे आर अबाउट एट द सेम लेवल। ठीक है अदर सर हमारा कंट्रीज, किस नंबर पे है? सॉरी जी क्या हमारा पूछ तो रहे थे? काफी नीचे होगा सर। जी जी बिल्कुल, हम तो बहुत कम, काफ़ी पीछे सर हैं। हमारी जो रेटिंग है वो तो जी सही बता रहे हैं आप, हमारा तो हमारे जो गंभीर पे है और जी कम। जी हम हमारा जो इंस्टॉलेशन है पाकिस्तान में वो काफ़ी नीचे है। ठीक है तो यही चीज़ें असाइनमेंट्स में आपने यही चीज़ें नोट करनी है विंड एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है बट यू हैव टू प्रेजेंट द डाटा इन दिस फॉर्म, तो प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आइएगा, कंपैरिजन कीजिएगा इन सब चीज़ों का। ठीक है अच्छा मैं फिर एट दी एंड आज आप रात बैठ के आपको एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा वहाँ पे, जिसमें डिस्कशन की जाएगी विंड टरबाइन्स की टाइप क्या हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो जाएगा उस वीडियो से। ठीक है उस वीडियो को आप देखिएगा, उसके बाद फिर हम एक डिस्कशन सेशन रख लेंगे और उस डिस्कशन सेशन में फिर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन भी परफॉर्म करेंगे विंड प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है सर आपका चैनल पब्लिक नहीं है ना सर वीडियोस? नहीं मैंने उसमें जो LMS है ना लिंक, आप उसमें जाके देख लीजिएगा। सही सर। ठीक है चले कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर ये पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो मैक्सिमम कैपेसिटी का लग सकता है, ये जो अभी मैक्सिमम कैपेसिटी का 12 मेगावाट का टरबाइंस अभी आया है ना, तो यहाँ पर वो लग सकता है मेरे ख्याल से चाइना के अंदर है या फिर यूरोप साइड के अंदर है। अच्छा मैं बता देता हूँ, इसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर आप कैपेसिटी की बात करते हैं या उसमें बात करते हैं कि क्या पोटेंशियल कितना है, तो वो पोटेंशियल डिपेंड करता है विंड की स्पीड की या विंड प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है तो पाकिस्तान में कुछ रीजन्स हैं, अगर आप, मैंने शायद आपको वेबसाइट बताई थी कि नहीं, उसमें प्रोफाइल प्रोवाइड करता है कि कौन कौन से एरियाज़ हैं पाकिस्तान के जहाँ पे आप विंड मैक्सिमम प्रोफाइल के साथ अवेलेबल, यानी कि पाकिस्तान कराची के कोस्टल एरियाज़ हैं आपके, या आप यूँ कह लें कि आपके जो माउंटेन्स है बलूचिस्तान के, तो माउंटेन जितना आप एल्टीट्यूड पे जाएंगे आपके पास विंड प्रोफाइल उतना ही बेहतर होता जाता है। ठीक है तो वहाँ पे भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब उसकी दूसरी बात यह है कि एक सर ये इंडिविजुअल बता रहा है एक मिनट, एक इंडिविजुअल जो टरबाइन है उसकी कैपेसिटी क्या जी होती है। इन एवरेज जो विंड टरबाइन मार्केट में अवेलेबल हैं वो 6 to 9 मेगावाट के अवेलेबल हैं। अभी हलियादे एक्स के नाम से 12 मेगावाट का एक नया विंड टरबाइन जनरेशन सिस्टम इन्होंने डेवलप किया। उसके अभी स्टैटिस्टिक्स मेरे पास नहीं है कि उन्होंने जी कहाँ पे इंस्टॉल किया है, मेरे ख्याल से लेकिन यूरोप में कहीं इंस्टॉल हुआ है, शायद चाइना में भी हुआ हो। जी तो दैट इज़ अबाउट आई थिंक 12 मेगावाट, आपने सही बताया 12 मेगावाट ही है। लेकिन अब इसमें देखें जी ना यहाँ पे इशू हो सकता है एक, जब आप
अब अभी मैं नेक्स्ट क्लास में शायद आपको इक्वेशन बताऊंगा, उससे आपको क्लैरिटी आएगी कि मैक्सिमम पावर हम किस तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पावर अगर आपने इंक्रीज करनी है किसी विंड टरबाइन की, तो यू हैव टू इंक्रीज आइदर द रोटर डायामीटर, ठीक है, और जी यू हैव टू इंक्रीज द हाइट ऑफ द टावर। अब आप जितना बड़ा रोटर का डायमीटर बढ़ाएंगे और जितना ही टावर की हाइट इंक्रीज करेंगे, तो उसमें इशू ये होता है कि जो फिजिकल स्ट्रक्चर, जो सिविल वर्क है, वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। अगेन जब आपके पास हायर पावर होगी तो आपने जी हायर हायर रेटिंग का जनरेटर भी इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब जितना बड़ा जनरेटर लगाएंगे उसका एक तो जी साइज भी बड़ा होगा और फिर उसका वेट भी बड़ा होगा, ऐसे ही है। एंड देन अगेन अब अभी जो मैं आगे जी नेक्स्ट क्लास बिल्कुल। में आपको दिखाऊंगा उसका जो हब की जो स्ट्रक्चर है, कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें ये होता है कि अभी विंड टरबाइन के ऊपर जो आपने स्ट्रक्चर देखा हुआ है, वहीं पे अंदर ट्रांसफार्मर भी होगा बास स्ट्रक्चर के लिए, वहीं पे आपके पास जनरेटर भी होगा, स्विच गियर भी होगा, या कंट्रोल सिस्टम भी है। तो जिस तरह जितने जितने एलिमेंट्स इंक्रीज होते रहते हैं, इसी तरीके से आपका जो नेसल है, उसको नेसल कहते हैं, नेसल का वेट जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो टावर का जो स्ट्रक्चर है, इट इज़ आल्सो वेरी क्रिटिकल। आजकल जो टावर्स हैं वो मोनोपोल टावर्स होंगे, हैं सेरेमिक से बनाए जाते हैं। जो टॉप पार्ट होता है वो आपका मेटेलिक होता है, लेकिन जो बॉटम पे होता है, बेस पे, वो आपका बेसिकली सेरेमिक से डिज़ाइन किया जाता है। इसी तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स में ये होता है कि आप जो हो ट्रांसफार्मर्स को एट द बॉटम ऑफ द टावर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मुझे चले बताएं, अगर ट्रांसफार्मर एट द बॉटम ऑफ द टरबाइन होगा तब क्या फ़ायदा है या नुकसान है, या एट द टॉप ऑफ द नेसल या नेसल के अंदर ही अगर ट्रांसफार्मर है, उसका क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है? क्या ख्याल है, आपके ख्याल में क्या हो सर सकता है? हमारे पास सर उसके वाले फैक्टर्स आ रहे थे ना हमारे पास, कैपेसिटिव फैक्टर्स आ रहे थे ना ग्राउंड से लेकर ट्रांसफार्मर तक। और अच्छा, सर उसकी मेंटेनेंस मुश्किल हो जाएगी। यार ग्राउंड पे होगी तो मेंटेनेंस आसान होगी ना। नहीं, उसकी जब नेसल के अंदर होगा। नेसल में मेंटेनेंस एट सम लेवल यस, लेकिन मैं आपको बता दूं ज़्यादातर जो विंड टरबाइंस हैं उसके जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो नेसल में होते हैं। मेन इशू बताएं, वो कैपेसिटर वाली बात से थोड़ी सी लिंक होती है बात, ज़रा उसको क्लैरिफाई करें थोड़ा और। सर लॉसेस बचाने के लिए लॉसेस कैसे इंक्रीज और डिक्रीज सर हो रहे हैं? स्टेप अप करके तो फिर तो मतलब इतना नहीं होगा, लेकिन उससे पहले ट्रांसफार्मर से पहले लॉसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए वहाँ पर ही यूज़ करते हैं। इसमें यही चीज़ है एग्जैक्टली कि आपका जो जनरेटर है वो लो वोल्टेज के ऊपर होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट जो है इसका जो वोल्टेज लेवल है, दो स्टैंडर्ड हो चुके हैं, 690 वोल्ट्स है, ठीक है, या ये होता है आपके पास 0.4 kV का, ठीक है, यानी कि 400 kV का। तो अगर जब टावर की हाइट जो होती है वो अबाउट 180 मीटर या 200 मीटर तक जाती है, अब आप इसी चीज़ पे देख लें, हायर अमाउंट ऑफ करंट है, हायर पावर ट्रांसमिट होनी है एट अ लो वोल्टेज के ऊपर, तो आपके टावर में जितनी केबल्स हैं उसको नंबर ऑफ केबल्स भी इंक्रीज होंगी और उसमें लॉसेस भी आएंगे, ठीक है। तो कॉस्टली भी ये बहुत पड़ेगा आपको और इनएफिशिएंट वे होगा। तो इसी वजह से ट्रांसफार्मर जो है नेसल में लगाया जाता है, ताकि वो जो ट्रांसफार्मर्स और जनरेटर है इसके दरमियान जो है ना कनेक्शन मिनिमम हो। लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम है कि हायर पावर की तरफ अगर आप जाते हैं तो ट्रांसफार्मर का साइज़ भी बड़ा होगा रिलेटिवली, और जनरेटर का साइज़ भी बड़ा होगा इसके मुताबिक। इसमें फिर कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं कि जो ट्रांसफार्मर्स हैं, they are not at the bottom of the tower but in the middle of the tower as well, or a little bit higher. and then again यहाँ पे डिपेंड करता है कि टावर का सिविल स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्योंकि उसमें जब वेट अनबैलेंस है टावर में तो उसके मुताबिक जो बॉडी का क्या कहते हैं इनर्शिया या सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं, ग्रेविटेशन कौन जो भी इफेक्ट है इसमें, उसको देखा जाता है, ठीक है।
जी यस सर, क्लियर। अच्छा, कोई और क्वेश्चन है तो बताएं। चलें ठीक है, आज हमने थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स देखी हैं, तो इसकी जो हिस्ट्री है और इसकी जो डिफरेंट टाइप्स और टर्बाइन्स हैं उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दे देता हूँ। उसके बाद हम इसके कुछ कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करेंगे। ठीक है, वेबसाइट भी शेयर कर दीजिएगा सर दोबारा काइंडली। ठीक है, ये भी मैं करता हूँ, आज कुछ करता हूँ। ठीक है।